नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी, जो पेपर हमने स्टार्ट किया था वो था आपके बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस पे हम चर्चा कर रहे थे, यानी कि वास्तविक विश्लेषण। ये पेपर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। वास्तविक विश्लेषण का पेपर हम पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर फर्स्ट हम देख रहे थे, इसमें रियल सीक्वेंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। रियल सीक्वेंस पे हमारी चर्चा चल रही थी। तो एक चीज मैं बता देना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट को कि आपकी जो क्लासें हैं वो आपको पता होगा कि कंटिन्यू रूप से अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर चल रही है, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। कभी कभार कोई मिस्टेक्स से हो जाता है या कोई सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, तब की बात अलग है। अदरवाइज क्लास ये उस पर कंटिन्यू रूप से चल रही है। ऐप जो है आई स्टडी ऑनलाइन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट दो पेपर आपके हो चुके, ठीक है। और फिजिक्स का तो कहानी ये है कि तीसरा पेपर चल रहा है, उसकी एक यूनिट हो चुकी, सेकेंड यूनिट भी स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये मंथ जब खत्म होगा तब तक शायद आपकी मैथमेटिकल कंप्लीट हो जाएगी। और केमिस्ट्री में आपका सेकंड पेपर चल रहा है, उसकी यूनिट नंबर 2-3 यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो एक लास्ट पेपर ही उसमें बचता है, और अपना मैथ का भी एक लास्ट पेपर ही बचा है, अलजेब्रा का। तो ऑलमोस्ट 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। 60 से 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका। लास्ट अंतिम चरणों में आप इस सिलेबस को मान सकते हो। पेपर नंबर थर्ड, अपना जो पेपर नंबर फर्स्ट है, जो हमने सबके लास्ट में स्टार्ट किया है, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। निःशुल्क क्लासें आपकी आई स्टडी ऑनलाइन के रूप द्वारा चलाई जा रही है। कंप्लीट आपका सिलेबस एग्जाम खत्म होने तक उसमें रहेगा। वीडियोज पहले जितने हो चुके वो सारे वहां पड़े हैं, आप डाउनलोड करो, चाहे जितनी बार उनको देख सकते हो। उसमें ज्वाइन होने का सिर्फ एक 99 रुपये का प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज आपको पे करना पड़ता है, सिर्फ एक बार। जो आपका सर्वर चार्ज होता है, जो सर्वर को हैंडल करता है, जो कंपनी सर्वर संभालती है, उसका ये एक छोटा सा चार्ज होता है 99 रुपये, जिसमें आप सारा सिलेबस पढ़ते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके देखें, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं आज, और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। एक बार मैं दोबारा बता देना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक विश्लेषण, जिसके हमने इसके ऊपर वास्तविक विश्लेषण रियल एनालिसिस, और इसमें हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस हमने पढ़ी थी, यानी कि सीक्वेंस के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि इसका जो प्रांत होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। ये बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रांत हमेशा इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। लेकिन सेकंड चीज फिर मैंने आपको बताया था, ये इनफाइनाइट होता है तो आपके जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के जो पद होते हैं वो भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन उसकी रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको सीक्वेंस के टाइप बताए थे कि कौन कौन सी सीक्वेंस होती है, किस किस प्रकार की सीक्वेंस होती है, कौन सी सीक्वेंस हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम इस यहाँ सिर्फ रियल सीक्वेंस की बात करेंगे, यानी कि अगर कोई नेचुरल नंबर, कोई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अगर रियल नंबर पर परिभाषित है, यानी कि F_R है, तो हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। इस सीक्वेंस पे ही हम चर्चा हमारी होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो आज हम आगे बढ़ते हैं, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अब हम बात करते हैं अपनी बाउंडेड। यहां से ऐसे मान लो आपकी रियल एनालिसिस का पार्ट स्टार्ट होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि परिबद्ध अनुक्रम। परिबद्ध अनुक्रम चर्चा करते हैं इस बाउंडेड सीक्वेंस की। तो बाउंडेड सीक्वेंस तो हम बाद में देखेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस देखने से पहले हम 2 पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। हम 2 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर बाउंड की। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी अपर बाउंड के ऊपर, यानी कि इसको बोलते हैं हम हिंदी में ऊपरी परिबद्ध। इसको क्या बोलते हैं हम? ऊपरी परिबद्ध बोलते हैं। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है, कि ऊपरी परिबद्ध होता क्या है, अपर बाउंड होता क्या है, कि किसी सीक्वेंस का क्या है ये अपर बाउंड, ठीक है। ये अपर बाउंड है क्या, ठीक है। तो एक भी चीज देखना, अपर बाउंड, इसके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। अपर और बाउंड, परिबद्ध का मतलब ये बंधा हुआ है,
परिबद्ध का मतलब ये बंधा हुआ है। कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसी सीक्वेंस, ठीक है, कोई एक ऐसी सीक्वेंस जो उसको एक नंबर ऐसा मिल जाएगा, मतलब उसको एक सबसे बड़ा नंबर ऐसा मिलेगा कि उस नंबर के बाद वो सीक्वेंस आगे नहीं जा सकती, वो मतलब वहीं की वहीं रुक जाएगी। वो एक नंबर ऐसा होगा जो उस सीक्वेंस को आगे जाने से रोकेगा, वो उसको कहेगा कि नहीं यहीं रहो, ठीक है, या तो उसके बराबर मिलेगा वो नंबर या फिर उससे छोटे मिलेंगे। कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सीक्वेंस है आपकी अक्सन, ठीक है, कोई सीक्वेंस है आपकी अक्सन, ये ऊपर से बाउंड है। ऊपर से बाउंड होने का मतलब इस सीक्वेंस का जो ऊपर वाला मान है, मतलब सबसे बड़ा वाला मान है, उसके बाद ये आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है, उस मान से ये आगे नहीं जा पाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अक्सन है, मान लो इसको एक नंबर मिला, जैसे मान लो 5 ही मिल गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अक्सन है वो 5 से छोटी या इसके बराबर है, इस 5 से ये आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अक्सन है, इस अक्सन जो है वो इस 5 के आगे नहीं जा सकता, इसके पीछे ही रहेगा। तो ये क्या कह सकते हूं कि जो अक्सन है वो अपर बाउंड है, ठीक है, और इसका अपर बाउंड कौन है? 5 है, ठीक है, इस अक्सन का अपर बाउंड कौन है? 5 है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसी प्रकार में कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं अपन, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दिया हुआ है अक्सन बराबर 1/n, आपको दिया हुआ है अक्सन, इस सीक्वेंस को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, अक्सन बराबर मान लो आपको दिया हुआ है 1/n। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और हम जानते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या करता है? कैपिटल N में जाता है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? अपर बाउंड देख रहे हैं। कहने का मतलब है एक धनात्मक नंबर इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद उस सीक्वेंस के पद उससे छोटे ही रहेंगे या बराबर रहेंगे, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो देखना, पुट करते जाओ, नेचुरल नंबर से 1 उठाओ तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 उठाकर रखो तो 1/2 मिलेगा। 3 रखो तो 1/3 रखेगा। 4 तो 1/4, 5 रखोगे तो 1/5, 6 रखोगे तो 1/6। इस प्रकार ये मेरी सीक्वेंस चलती रहेगी। अब इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा पद देखो, ये सीक्वेंस घटती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही, तो इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा वाला मान क्या है? 1 है। यानी कि मेरी जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार से है, मेरी जो सीक्वेंस है साहब वो इस प्रकार से है। बोलो आई बात समझ में? मेरी जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार से है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? या हम ये कहें कि xn लेस देन इक्वल्स टू n, एक ही बात है। इस प्रकार से मेरी सीक्वेंस है। बोलो ये बात समझ में आई? मतलब इस सीक्वेंस के सारे पद क्या है? इस 1 से छोटे हैं या 1 के बराबर है। देख लो 1 के बराबर है और फाइल सारे के सारे क्या इससे छोटे, तो ये 1 क्या है? इस सीक्वेंस का अपर बाउंड है। ये 1 इस सीक्वेंस का क्या है साहब? अपर बाउंड है। बोलो ये बात समझ में आई? मतलब ऊपरी परिबद्ध है। ये 1 क्या है? इस सीक्वेंस का ऊपरी परिबद्ध है, ये इसका अपर बाउंड है। आप देख सकते हो इस सीक्वेंस के सारे पद इस 1 से बड़े नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन लगा दो, लेकिन इस सीक्वेंस का एक भी पद इस 1 से बड़ा नहीं है, इस 1 से छोटे ही है, इस 1 से लेस देन ही है। यानी कि कहने का मतलब ये सीक्वेंस जो मेरी है वो अपर बाउंड है, यानी कि ऊपर से बाउंडेड है, ठीक है। ये क्या है? ऊपर से बाउंडेड है। बोलो आई बात समझ में? तो ये अपर बाउंड आपको समझ में आया होगा कि कोई सीक्वेंस अक्सन है, अगर वो आपको एक पॉजिटिव नंबर इस प्रकार से मिल रहा है, वो किस प्रकार से? इस प्रकार से, मतलब उस नंबर के बाद सारे के सारे पद आपके क्या हो जाए? उस सीक्वेंस से या तो छोटे रहे या उसके बराबर रहे, ठीक है। तो वो पद ही उसका क्या कहलाएगा? वो नंबर ही उसका क्या कहलाएगा? अपर बाउंड कहलाएगा। यहां से आपको दिख रहा होगा, अब एक भी टाइम जो मेरी है, एक भी पद मेरा जो है वो 1 से बड़ा नहीं है, 1 से सारे छोटे ही हैं। इसका मतलब ये सीक्वेंस मेरी कैसी है? अपर बाउंड है। यानी कि अगर किसी सीक्वेंस का, अब समझना इसको, अगर किसी सीक्वेंस एक्स एन का कोई नंबर, कोई फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस का कोई फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर जाए और इस प्रकार से कर जाए कि उसके बाद वाले सारे टर्म, ठीक है, मतलब उस सीक्वेंस के सारे पद उस नंबर से क्या हो? छोटे हो या उसके बराबर हो। कहने का मतलब वो उसके आगे नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या होता है? उसका अपर बाउंड होता है। बोलो आई बात समझ में? तो देखना इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार लिखेंगे,
इसकी डेफिनेशन अब हम लिखते हैं। तो एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहे xn बराबर, ये कहेगा मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं -1 की पावर n, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। xn बराबर क्या है, -1 की पावर है। रखते जाओ बेटा, इसमें मान रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर में से 1 उठाओ, ठीक है। सबसे पहले यहां से 1 उठाओ और रखो, 1 रखते हैं तो क्या मिलता है, -1 मिलता है। वापस उठाओ +1, 3 उठाओ -1, 4 उठाओ +1, -1 +1 -1 +1 -1 +1, इस प्रकार से चलता जाएगा। मीन्स आपको एक चीज दिख रही है कि सर इस सीक्वेंस का एक भी पद 1 से बड़ा नहीं है। इस सीक्वेंस का एक भी पद है वो इस 1 से बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा कोई पद नहीं आ रहा। मीन्स ये सीक्वेंस xn < 1 ही है साहब। मीन्स इस सीक्वेंस कैसी है, ये अपर बाउंड है। मीन्स क्या कहना चाहोगे कि साहब जो ये 1 मेरा है वो इस सीक्वेंस का क्या है, अपर बाउंड है। ये इस सीक्वेंस का क्या है, अपर बाउंड है। ये चीज क्लियर हुई होगी सभी स्टूडेंट को। तो अपर बाउंड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं कि सर ये तो एग्जाम्पल हुए, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, ये भी तो होना चाहिए। तो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, यदि xn कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तथा यह है, या सीधा लिखो अनुक्रम xn, अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध कहलाता है, ऊपर से परिबद्ध कहलाता है, ठीक है, ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि कोई वास्तविक संख्या, यदि कोई वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो, कोई वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि उसके बाद, ठीक है, इस प्रकार विद्यमान हो कि उसके बाद xn का प्रत्येक पद k से छोटा हो या बराबर हो, ठीक है। अर्थात xn < k। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस कैसी है, ऊपर से परिबद्ध है। ये आपको एक वास्तविक संख्या मिल गई, ठीक है। इसके बाद इस सीक्वेंस के सारे पद क्या है, इससे कम है या बराबर है। या लगाकर एक डेफिनेशन में और लिख सकता हूं कि साहब अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि xn के परिसर का समुच्चय, xn के परिसर का समुच्चय ऊपर से परिबद्ध हो, ठीक है, ऊपर से कैसा हो, परिबद्ध हो, तो वो क्या कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध। ये ऊपर से परिबद्ध या ऊपरी परिबद्ध भी इसको बोलते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यानी कि परिसर का समुच्चय क्या होना चाहिए, जो रेंज होती है उस रेंज का जो सेट होता है वो अपर बाउंड होना चाहिए, मतलब उसके एक नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल देना चाहो तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो इसके। एग्जाम्पल साहब xn बराबर 1/n, ठीक है। यहां से इसको हम ओपन करते हैं तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश इस प्रकार चली जाएगी। तो यह ऊपरी परिबद्ध है, यह ऊपरी परिबद्ध है तथा एक इसका अपर बाउंड है, ऊपर बाउंड है या अपर बाउंड है, एक ही बात है। एक क्या इसका अपर बाउंड है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। एक एग्जांपल आप और देख सकते हो, xn बराबर -1 की पावर n, तो ये -1, 1 -1, 1 -1 डैश डैश। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, यह ऊपरी परिबद्ध है, यह कैसा है, ऊपरी परिबद्ध है तथा एक इसका ऊपरी परिबद्ध है,
एक क्या है इसका अपर बाउंड है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये एग्जांपल्स हो गए, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब सिमिलरली बात करते हैं हम लोअर बाउंड की। अब हम चर्चा करते हैं लोअर बाउंड के ऊपर कि लोअर बाउंड क्या होता है, यानी कि निम्न परिबद्ध। निम्न परिबद्ध तो जैसे अपर बाउंड था, अपर बाउंड को डिटेल में क्यों बताया, ताकि लोअर बाउंड समझने में कोई डाउट ना हो। क्योंकि आप उल्टा कर दो कि साहब जिस प्रकार अपर बाउंड क्या कह रहा था कि कोई सीक्वेंस, ठीक है, ऐसी होगी कि जिसका प्रत्येक पद एक नंबर के बाद क्या हो जाएगा, उसके बराबर रहेगा या उससे छोटा रहेगा। ठीक है, तो वो हमने क्या कहा था कि वो नंबर उसका क्या होगा, अपर बाउंड। इसी प्रकार अगर कोई सीक्वेंस का एक नंबर इस प्रकार हो कि उसके बाद सारे नंबर उससे बड़े हो, सारे सीक्वेंस के सारे पद उस नंबर से क्या हो, बड़े हो, तो वो मेरी सीक्वेंस कैसी होगी, निम्न परिबद्ध होगी, यानी कि लोअर बाउंड होगी। तो लोअर बाउंड के लिए क्या कहेंगे हम कि एक नंबर इस प्रकार से होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, यही देखते हैं, ये डेफिनेशन में मिटाऊंगा नहीं क्योंकि यही डेफिनेशन में काम में लूंगा लोअर बाउंड के लिए। ठीक है, क्योंकि बार बार में लिखेंगे तो थोड़ा समय भी जाएगा। तो सीधा देखते हैं कि मान लो कि अक्सन आपको इस प्रकार से मिल जाए कि इसके बाद सारे पद क्या हो, बड़े हो। मान लो एक आपको मिला, एक के बाद आपकी सीक्वेंस इस प्रकार से बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये एक क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया। ये एक क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी। यानी कि इस एक से छोटा अब इसके पास पद नहीं है, ये एक सबसे छोटा है। एक क्या है, सबसे छोटा है। अगर किसी सीक्वेंस का सब, ऐसा कह सकते हो आप, किसी सीक्वेंस का सबसे छोटे वाला पद, ठीक है, या उसके बराबर, देखो ये नहीं कह सकते कि सीक्वेंस का ये जो अपर बाउंड लोअर बाउंड, कोई जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस के पद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपर बाउंड होने के लिए तो ऊपर वाला मान मिलना ही चाहिए, और लोअर बाउंड होने के लिए नीचे वाला मान एग्जिस्ट करना ही चाहिए। इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो जो कंडीशन लोअर बाउंड अपर बाउंड के लिए थी कि ऊपर से बाउंड कब होता है, जब एक नंबर इस प्रकार से मिल जाए। अब लोअर बाउंड यानी कि निम्न परिबद्ध, एक अनुक्रम एक्सन ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध कहलाता है यदि कोई वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्सन का प्रत्येक पद के से बड़ा हो या उसके बराबर हो। अर्थात इस बार ये क्या आ जाएगा, एक्सन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। बोलो आई बात समझ में। ये क्या कंडीशन कहती है, का समुच्चय ऊपर से नीचे से परिबद्ध हो, यानी कि नीचे से ये निम्न परिबद्ध कहलाता है, नीचे से परिबद्ध हो तो, ठीक है, ये क्या कहलाता है, निम्न परिबद्ध कहलाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यही एग्जांपल हम यहां भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि जब जाएगा तो लास्ट में इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, हमें लास्ट में जाते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट 0 मिलेगा। 0 मिलेगा तो मैं क्या कहूंगा, ये सीक्वेंस मेरी कैसी है, लोअर बाउंड है, और इसका लोअर बाउंड कौन है, 0 है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आप देख सकते हो इस सीक्वेंस के सारे पद 0 से तो बड़े ही हैं, इस सीक्वेंस के सारे पद 0 से बड़े ही हैं, पद इसका माइनस में नहीं है, एक भी टर्म इस सीक्वेंस की नेगेटिव नहीं है, माइनस में नहीं है। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, लोअर बाउंड है, मतलब इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका लोअर बाउंड क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी कि लोअर बाउंड क्या होता है और अपर बाउंड क्या होता है। इसी प्रकार एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके, तो देखना, तो ये कहानी समझ में आई होगी अपर बाउंड और लोअर बाउंड की आपको। तो एक देखना, एक चीज और यहां से, एक्सन बराबर मान लो आपको वही क्यों एग्जाम्पल -1 की पावर n, ठीक है, यही दिया हुआ है आपको, एक्सन बराबर -1 की पावर n। इसको ओपन कर लेता हूं तो क्या मिलेगा, -1 1 -1 -1 1
ठीक है, ये मिलते जाएंगे आपको। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। इसको मैंने ओपन कर लिया ये वाली, यानी कि आपको दिख रहा है इस सीक्वेंस का कोई भी पद -1 से छोटा नहीं है। इस सीक्वेंस का कोई भी पद -1 से छोटा नहीं है। इसका छोटे से छोटा पद कौन सा है? -1 ही है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि इसका लोअर बाउंड क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो -1 से नीचे नहीं जा सकती। अब -1 से क्या नहीं जा सकती? नीचे नहीं जा सकती। इसलिए हम क्या कहेंगे? ये सीक्वेंस कैसी है? लोअर बाउंड है। ये सीक्वेंस कैसी है? मेरी लोअर बाउंड है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कहानी भी समझ में आई होगी। और -1 क्या है? इसका लोअर बाउंड है। इसी प्रकार मैं कहूं कि xn बराबर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लो n ले लूं, ठीक है, मान लो n ले लूं, इसको ओपन कर लो, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, कहां तक नहीं पता, कहां तक, अनंत तक मान लो चलती जा रही है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आपको दिख रहा है बड़ा तो कितना भी हो, हम तो सिर्फ एक बार सर लोअर बाउंड ही देख रहे हैं, हमें अपर बाउंड से एक बार मतलब नहीं है, उसको बाद में देखेंगे क्योंकि उसको पढ़ चुके हैं। अब हमारी चर्चा सिर्फ एक बार लोअर बाउंड पे चल रही है। तो सर इसमें मुझे दिख रहा है कि हर एक जो सीक्वेंस की टर्म है, सीक्वेंस की हर एक टर्म इस एक से तो बड़ी ही है, मतलब बढ़ते ही जा रही है। इस सीक्वेंस का सबसे छोटा पद कौन है? एक है, और वो एक एग्जिस्ट कर रहा है। एक क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, एक रियल नंबर है। तो एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है 1, और उसकी सीक्वेंस इस प्रकार से है। यानी कि इस एक मेरे पास मिल गया, ये एक मिल गया, मतलब ये सीक्वेंस कैसी है? लोअर बाउंडेड है। क्या ये अपर बाउंडेड है? क्या ये अपर बाउंडेड है? नहीं साहब, ये अपर बाउंड नहीं है, ये अपर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो चलती जा रही है, कहीं रुक ही नहीं रही, कहीं रुक ही नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा इसको, कोई ऐसा नंबर ही नहीं आ रहा जो इसको रोक ले, जो इसको रोक ले कि थम जा भाई, ठीक रुक जा। अया को कोई नंबर आयो ही को नहीं, ठीक है, अया को कोई नंबर नहीं है, योजना चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, कोई रोक बाड़ो आयो ही को नहीं, कोई रोक बाड़ो नहीं है, योजना कौन बे रोक के है, ठीक है, क्योंकि खड़ाता ही जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो ऐसा कोई नंबर मिला ही नहीं हमें, ठीक है, ऐसा कोई रियल नंबर मिला ही नहीं, इसलिए ये अपर बाउंड तो है ही नहीं। ठीक है, कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करा जो इसको रोक ले कि भाया रुक जा और आगे खटे जासी, मैं हूं, मैं खड़े हूं, इससे आगे कौन जान दिया। तो यहाँ कोई नंबर मिल ही को नहीं, यहाँ को कोई नंबर नहीं मिलो जना साहब, ऊपर से बंदी को नहीं, ऊपर से बंदेड़ी को नहीं, जना चल गई जड़े जानी ही, अब खटे जानी वो बेरो को नहीं, लेकिन आपने बस में कौन रही चलेगी, यानी कि ऊपर से बाउंड नहीं है। तो ये लोअर बाउंड, अपर बाउंड तो नहीं है, ये अपर बाउंड नहीं है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया? इसी प्रकार मैं ले लूं साहब -n, इसी प्रकार मैं ले लूं xn बराबर -n। तो अब देखो, अब देखते हैं, तो ये इस प्रकार चलकर आएगी अब कि सबसे पहले -1 रखा, -2, -3, -4, मैंने 1 रखा तो -1, 2 रखा तो -2, -3, -4 बढ़ते जा रही है, और साहब लास्ट में जाकर कहां रुककर मानेगी पता ही नहीं है। ठीक है, मतलब आपको दिख रहा है -1 से छोटा -2 होता है, फिर उससे छोटा -3, फिर उससे छोटा -4। अब ये नहीं पता चल रहा कि साहब ये कितनी छोटी है, इसका लास्ट टर्म कितना छोटा है, ये नीचे जाए ही जा रही है, जाए ही जा रही है, घटते जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कहां तक घट रही है, अनंत तक घटती जा रही है। ये हमें कुछ भी नहीं पता कि ये सीक्वेंस घट कहां तक रही है, नो आइडिया कहां तक घट रही है, पता ही नहीं, लेकिन इतना पता है कि घटते हुए जा रही है, घटते हुए क्रम में है, अनंत आ रहा है लास्ट में, मतलब अनंत तो कोई चीज है ही नहीं। अनंत क्या है? अनंत तो सिर्फ एक कल्पना का विषय है। अनंत क्या है? अनंत तो एक ऐसा पॉइंट है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। अनंत क्या कहता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक कल्पना का बिंदु है एक, ठीक है, इसको तो आप इमेजिन कर सकते हो, तो वहां पे मैंने इमेजिन ही किया इसको, अदरवाइज चलता ही जा रहा है। ठीक है, मीन्स लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सबसे छोटी वाली वैल्यू तो पता ही नहीं है मुझे, लेकिन अपर बाउंड है क्या? अपर बाउंड तो है सर, क्योंकि -1 से बड़ी कोई संख्या नहीं है इसके पास, मतलब -1 ने इसको रोक लिया कि अब रुक जा, -1 आकर सामने खड़ा हो गया, अब इसके आगे नहीं जा रहा, ये सीक्वेंस यहीं रुक गई, -1 इसको आगे जाने ही नहीं दे रहा,
-1 इसको आगे जाने ही नहीं दे रहा। इसका मतलब सबसे बड़ा वाला मान कौन है इसका, -1 है। -1 इस सीक्वेंस का क्या है, अपर बाउंड है। बोलो आई बात समझ में। लेकिन लोअर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये कहानी रही थी अपनी अपर बाउंड और लोअर बाउंड की। अब वापस आते हैं अपने वहीं पे, ठीक है, उस कहानी जहां से स्टार्ट हुई, अब वापस वहीं पे आ जाते हैं अपन। कहानी कहां पे स्टार्ट हुई थी, कहानी की शुरुआत हुई थी सर स्टार्टिंग में आपने लिखा था बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, तो वहीं पे अब कहानी की शुरुआत दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। अब वापस जाते हैं वहां अपने उसी नंबर के पास, ठीक है, कौन से, सॉरी नंबर के पास नहीं, अपने उस नाम के पास जो हमने शुरुआत में लिखा था, जिसको मैंने कहा था एक बार छोड़ो इसके लिए पहले दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड की कंडीशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। तो समझ में तो आ गई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर समझ में नहीं भी आती है तो आगे थ्योरम्स में हो जाएगी क्लियर, ठीक है। और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना आप, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, समझते हुए चलेंगे। देखो रियल एनालिसिस का एक ऐसा पेपर है, समय देंगे इसको, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा खींच के लिया था, ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा इसलिए नहीं करवाए क्योंकि वो जो बचाया गया समय था वो हम यहां डालेंगे, ठीक है, इस रियल के अंदर। इस रियल में आपको करने के लिए बहुत कम से कम मैटर में दूंगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको सारा मैटर आपको ही करने के लिए दिया था, मैंने आपको सिर्फ मेथड समझाया था, ठीक है। लेकिन रियल एनालिसिस की जिम्मेदारी पूरी मैं ही लेता हूं, ठीक है, आपको कम से कम मैटर में करने के लिए ही दूंगा, बाकी सारा हम यही समझेंगे क्लास में, ठीक है। एक एक चीज को समय देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब बाल की खाल निकालना जिसको बोलते हैं उस प्रकार से चलेंगे। क्योंकि कुछ एक पेपर ही है जो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो मजेदार है, जिनको पढ़ने में मजा आता है। ये इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन, ये कोई पेपर थोड़ी ना है, गुणा भाग जोड़ बाकी है जो आप करते आए हो अक्सर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस रखना, ये कहना चाह रहा हूं, उस पे फोकस रखना, क्योंकि वो नंबर काफी अच्छे दिलाते हैं। मार्क्स की बात करें तो उन पे फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। नॉलेज की बात करें तो रियल एनालिसिस पे फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये ऐसे मान लो थोड़ी बेवफा होती है, ठीक है, रियल एनालिसिस थोड़ी क्या होती है, बेवफा होती है, ठीक है। कब धोखा दे जाए पता ही नहीं चलता, ठीक है, कहां धोखा दे जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन अपने जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सीधे साधे होते हैं, ये सीधे साधे, ये बेचारे धोखा नहीं देते, ये धोखा देते नहीं। ये रियल एनालिसिस है, ये वाला, ये क्या है कि वो बोलते हैं ना आजकल वो, कि वो सुना होगा कि हाँ कया को छोरो चाहे, कया को छोरी चाहे, तो वो जवाब गुंदे के कि साहब यहाँ को चाहे जो माने समझ सके, समझ वालों चाहे मान दो, अगर समझ वालों चाहे जना तो वो पार पड़ जाएगी, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि कया को छोरो चाहे, छोरो यहाँ को चाहे कि जो मने समझ सके। लड़कियों को पूछा कि आपको कैसा लड़का चाहिए, तो वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा चाहिए जो मुझे समझ सके, ठीक है, मुझे तो मुझे समझने वाला चाहिए। लड़के को पूछे कैसा चाहिए, मने समझ वाली चाहिए, के है तू कोई रियल एनालिसिस थोड़ी है जो तने समझ वालों चाहिए। भाई सीधा साधा सा छोरा है, कोई छोरी तो है नहीं कि तन समझ वालों चाहिए, बिना समझ वालों चाहिए तेको कोई बुरा ना माने, ठीक है, अपनी ही बात है क्लासरूम की। तो रियल एनालिसिस की बात करें तो थोड़ा सा इसको समझने वाला चाहिए। अगर इसको समझने वाला होता है तो साहब ये धोखा नहीं देता, ये 7 तक चला, मुझे तो धोखा नहीं दिया इसने, ठीक है, मेरे लिए तो ये अच्छा है, मुझे धोखा नहीं, बेवफा आपके लिए हो सकता है, ठीक है, अगर आप इसको समझते नहीं हो, ठीक है, तो समझ कर चलो, ठीक है। ये तो क्या है कि बेचारे थोड़ी इन पे मेहनत कर लो, थोड़ा इनको समय दे दो, तो ये राजी हैं, ये खुश रहे हुए बेचारा, थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे दो थारकन 24 घंटा से बिजी थे हो बा समझा, लेकिन बा 24 घंटा में 2-3 घंटा अन दे दो जना, एक ये कि साथ दे दे, ये नाक को लगा दे कि हाँ सेकंड ईयर से ये फाइनल में लिया हुआ है, यहाँ की काम कर दे, ओ समझेगा नहीं जब तक पारी कौन पढ़वा दे, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का पेपर है, हटके पेपर है थोड़ा, लेकिन है काफी अच्छा, काफी मजेदार
ठीक है, थ्योरी ज्यादा है लेकिन है काफी इंटरेस्टिंग। उम्मीद एक वादा कर सकता हूं कि क्लास से कंटिन्यू लोगे तो बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पेपर रहता है ये। वो डिफरेंशियल इक्वेशन से काफी जो है इंटरेस्टिंग ये पेपर रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने उसी पॉइंट के ऊपर। कौन सा? जो शुरुआत में था, शुरुआत में कौन था? बाउंडेड था। कौन था? बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, तो परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर कोई मेरी, देखो जो अपर बाउंड लोअर बाउंड वो इसी के लिए पढ़ा था, ठीक है। अगर कोई मेरी सीक्वेंस ऊपर से भी बाउंड है और नीचे से भी बाउंड है, कहने का मतलब ना तो वो नीचे जा सकती है ना वो ऊपर जा सकती है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में ही वो रहेगी, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में ही रहेगी। इधर जाएगी तो ये रोक लेगा, इधर जाएगी तो ये रोक लेगा कि साहब अठीन जासी अठीर है, अठीन जासी नहीं अठीर है, खटे गुण जानो, बीच में ही रहनो है। यानी कि इधर से भी रोक रहा है, इधर से भी रोक रहा है, दोनों तरफ से रोक रहा है। मतलब क्या कहेंगे कि साहब ना तो इधर जा पा रहा हूं ना उधर जा पा रहा हूं, मैं तो दोनों तरफ से बंध गया, मैं तो दोनों तरफ से बंध गया, मैं तो बंधा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं मतलब मैं तो परिबद्ध हूं, परिबद्ध हूं मतलब मैं तो बाउंडेड हूं। कहने का मतलब समझे, मीन्स ये पता है कि कहां तक जा रही है और कहां तक नहीं जा रही, ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो मैं क्या कहूंगा कि सीक्वेंस मेरी कैसी है? बाउंडेड, यानी कि कोई अनुक्रम xn, कोई अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है, यानी कि बाउंडेड कहलाता है यदि यह ऊपर से परिबद्ध, यानी कि अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड तथा नीचे से परिबद्ध, यानी कि लोअर बाउंड, ठीक है, ऊपर से परिबद्ध अपर बाउंड तथा नीचे से परिबद्ध लोअर बाउंड हो। कहने का मतलब नीचे से भी परिबद्ध होनी चाहिए और ऊपर से भी परिबद्ध होनी चाहिए, या कहकर और लिखूं मैं, तथा कोई अनुक्रम xn, कोई अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है, परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक नंबर इस प्रकार हो, एक यानी कि दो, एक तो मैं स्मॉल के ले लेता हूं, तो स्मॉल के से बड़ा हो xn लेकिन कैपिटल के से छोटा हो। यानी कि अब ये xn ना तो इधर जा रहा ना उधर जा रहा, मीन्स ये के क्या कह रहा है, नहीं बैठे ही रहे, ओके का ही कह रहे हो, अठे ही रहे, बीच में ही रहे। यानी कि ये कंडीशन किसकी है? ये बाउंडेड की है। ये कंडीशन किसकी है? ये बाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन है। बोलो आई बात समझ में? तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या कहता है कि वही रहे, ठीक है, ना तो इधर जा ना उधर जा, बीच में रहे। मतलब जिसकी अपर बाउंड भी जिसका एग्जिस्ट कर रहा है और लोअर बाउंड भी जिसका एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैसी कहलाती है? बाउंडेड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल क्या कहता है इसका कि xn बराबर ले लो, मान लो -1 से n, -1 की पावर n, ये ले लिया, ठीक है। रखते जाओ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि इसमें से वैल्यू उठाओ और रखते जाओ, तो xn बराबर वही चीज -1 1 -1 -1 1 -1, इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो ये चीज कह रहा है कि साहब ये सीक्वेंस ना तो -1 से छोटी है ना 1 से बड़ी है, मीन्स इस xn का हर एक पद इस प्रकार से है, इस सीक्वेंस का हर एक पद इस प्रकार, मतलब ये सीक्वेंस -1 से उधर नहीं जा पा रही और +1 से उधर नहीं जा पा रही। इधर इसको -1 रोक, इधर तो इसको +1 आगे जाने से रोक देता है और ये -1 इसको पीछे जाने से रोक देता है, मीन्स दोनों इसको रोक रहे हैं। तो ये सीक्वेंस मेरी कैसी हो गई? बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। ये सीक्वेंस कैसी हो गई? बाउंडेड हो गई। बोलो आई बात समझ में? इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल और लूं कि xn बराबर 1/n, तो यहां से वैल्यू रखता जाऊंगा, तो 1
1/2, 1/3 डैश डैश, लास्ट में क्या आ जाएगा 0। यानी कि इस सीक्वेंस का हर एक पद किस प्रकार से है, 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, 1 से तो क्या है छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। यानी कि अक्षर जो है वो 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है। यानी कि 0 ना तो इसको इधर जाने दे रहा और 1 इसको उधर नहीं जाने दे रहा। ये कह रहा है बीच में ही रहो, कहां रहो, 0 और 1 के बीच में ही रहो। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई मेरी, बाउंडेड हो गई। तो बाउंडेड सीक्वेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन ये रहती है, ठीक है, अच्छी डेफिनेशन थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थी। बात करेंगे अब हम अगली क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें आगे आता है सुप्रीमम, इन्फीमम, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो ऐसे मान लो पूरी सीक्वेंस का माइंड होता है, ठीक है, मतलब उसके बिना सीक्वेंस होती नहीं है, जिसका नाम है लिमिट, ठीक है, जिसका नाम है लिमिट। और ये सबसे अच्छा शानदार टॉपिक रहता है जिसपे क्वेश्चन थ्योरम सारी उसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में कुछ और डेफिनेशन की। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।